गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों ही बातों का पॉजिटिव आंसर है कि आप सारे के सारे अच्छे हैं, मज़े में हैं और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक इंट्रोडक्शन को लेकर के, समरी को लेकर के, थीम को लेकर के बातें की थी। जो हमारी पोइम है माई मदर एट 66 की। आ जाइए उसके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले फिर वही एक छोटी सी गुजारिश है, लाइक शेयर और कमेंट, फीडबैक ज़रूर दें। और आज हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक हमारा जो पोएटिक डिवाइसेस को लेकर के डिस्कशन शुरू हुआ था और हमने सिमली की बात की थी, उसमें हमने मेटाफर की बात की थी, उसमें हमने इमेजरी की बात की थी और उसमें पर्सोनिफिकेशन की बात की थी। हालांकि इस पोइम के अंदर हमने जो दिन लाइनों के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं वो इमेजरी और सिमली की बात की थी, लेकिन इन्हीं के साथ साथ हमने मेटाफर को और पर्सोनिफिकेशन को समझाया था, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन भी उसमें एक एग्जाम्पल था, उसमें आगे आज आ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, अब उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम इस पोइम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी करेंगे विद क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जिस तरह स्टंजा दिया होगा और उसके अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे। इसलिए पहले उस स्टंजा को हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे। तो ये सारा का सारा जो काम है ये हमारी पूरी पोइम के अंदर बहुत ही स्मूथ तरीके से, सारी की सारी पोइम को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो सारे बच्चे बहुत ही फोकस होकर के क्लास को कंप्लीट देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए अब शुरू करते हैं हम यहाँ से कि हमारा जो तीसरा इसमें पोएटिक डिवाइस है वो इसमें कंट्रास्ट है। और कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट एक तुलना होती है, और यहाँ पर जो तुलना की गई है वो देखिए कौन कौन से फ्रेजेज से की गई है। यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन एंड ओल्ड मदर, इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। किस प्रकार की तुलना की गई है कि भाई यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन किसका सिंबल है और ओल्ड मदर जो है वो किसका सिंबल है। तो ये मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार ऑलरेडी बताया था वहां पर कि यंग ट्रीज और चिल्ड्रन सिंबलाइज करते हैं किसका? यूथ एंड लाइफ का, यूथ लाइफ एनर्जी। ओल्ड मदर जो है वो सिंबलाइज करती है एजिंग एंड वीकनेस, यानी कि बुढ़ापे का, बढ़ती हुई उम्र का और वीकनेस का। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट्स द साइकिल ऑफ लाइफ। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये जीवन के साइकिल को बताता है। भाई जीवन के साइकिल को बताता है, बिल्कुल बताता है कि पहले क्या होता है, जो यंग जो होता है, यूथ होता है, जो एक बचपन होता है, फिर अडल्टहुड आता है, यानी कि बहुत ही चार्म होता है, एनर्जी होती है, और फिर धीरे धीरे वो किसी तरफ बढ़ता है, एजिंग की तरफ बढ़ता है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, एज बढ़ती है, और जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है तो वीकनेस जो है वो आती है, यानी कि जो एनर्जी है वो बिल्कुल क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है और वीकनेस आती जाती है। इसी कंट्रास्ट को यहाँ पर शो किया गया है। अगला जो है इसमें रिपीटिशन की बात है, और रिपीटिशन के अंदर देखिए जब किन्हीं वर्ड या किसी फ्रेज को एक से ज्यादा बार यूज किया जाए, यानी कि उनको रिपीट किया जाए, तो वो रिपीटिशन होता है। तो यहाँ पर देखिए रिपीटिशन इस लाइन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वर्ड है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर कौन से वर्ड का रिपीटेशन हुआ है? यहाँ पर स्माइल जो वर्ड है इसका रिपीटेशन हुआ है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? यहाँ पर रिपीटेशन है, क्वाइट सिंपल है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? अगला है सिंबोलिज्म। देखिए सिंबोलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसी एक चीज को किसी दूसरे सिंबल, किसी दूसरी चीज का सिंबल दे करके, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज का सिंबल देके जब हम किसी चीज को कन्वे करते हैं, तो यहां पर बार बार मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि यहां पर एक मदर का जो फेस है उसको
सिंबॉलिक लेवल पर यूज किया गया है और मदर के फेस को सिंबलाइज किया गया है। किस चीज से सिंबलाइज किया गया है? लेट विंटर्स मून से सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के सिंबल देख करके उसको जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो सिंबलिज्म होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, लेट विंटर्स मून, जो लेट विंटर्स मून जो है वो सिंबलाइजेज करता है किसको? ओल्ड एज को करता है, लोनलीनेस को करता है और अप्रोचिंग डेथ को करता है। जबकि यंग ट्रीज जो है वो किसको सिंबलाइज करते हैं? यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन सिंबलाइज यूथ, वाइटलिटी एंड होप, एनर्जी, इन चीजों का सिंबल है। तो एक चीज को दूसरी चीज का सिंबल देकर के उसे कन्वे किया जाता है, वो सिंबलिज्म होता है। ठीक है, तो यहां अगर पूछ लिया जाए लेट विंटर्स मून जो है वो सिंबल किसका है, तो आप लोगों को बताना है वो ओल्ड एज का है, लोनलीनेस का है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, ये ऑप्शन में देकर के भी पूछा जा सकता है कि लेट विंटर्स मून सिंबलाइजेज, पूरा करो इसको, या उसके 4 ऑप्शन दे दिए। यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन सिंबलाइजेज, बताओ 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये आप लोगों को पता है और इसी चीज को क्या कहते हैं? सिंबलिज्म कहते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए, एलिट्रेशन जो होता है वो क्या होता है? एलिट्रेशन के अंदर भी रिपीटेशन होता है, लेकिन किसका? कॉन्सोनेंट साउंड्स का। देखिए यहां पर एक वर्ड का, अब रिपीटेशन और एलिट्रेशन के अंदर का फर्क समझिए आप। सर इसमें भी आप रिपीटेशन बता रहे हैं और अभी अभी हमने रिपीटेशन की बात की, उसमें भी रिपीटेशन। रिपीटेशन के अंदर एक वर्ड या कोई फ्रेज रिपीट होता है, लेकिन एलिट्रेशन के अंदर केवल और केवल साउंड रिपीट होती है, और वो भी कौन सी? कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने अगर देखा कि स्माइल एंड स्माइल, अब यहां पर इस पूरे वर्ड्स के रिपीटेशन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर पूछा जाएगा रिपीटेशन, तो यहां का आंसर क्या होगा? रिपीटेशन होगा। लेकिन हम यहां पर अब अगर एलिट्रेशन का ऑप्शन देखिए, दोनों आपको स्माइल एंड स्माइल ऑप्शन दिया गया है और आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है कि दोनों ऑप्शन नहीं देगा, यानी कि रिपीटेशन भी दे दिया और एलिट्रेशन भी दे दिया, ऐसा नहीं देगा। तो यहां पर एस जो है ये साउंड है और यहां पर भी एस साउंड है, तो हम यहां वर्ड के रिपीटेशन को नहीं देख रहे। जब एलिट्रेशन की बात कर रहे हैं हम केवल और केवल किसको देख लिए? हमने जैसे कहा कि मान लीजिए, देखिए यहां जरूरी नहीं है वर्ड एक जैसा हो, केवल हमें साउंड की जरूरत है। हमने हिंदी में कहा, मान लीजिए वो एक बहुत पहले एक गाना, एक सॉन्ग था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच चटनी चटाई, है ना? सुना है आप लोगों ने, सुना होगा। ऋतिक रोशन की एक ये फिल्म है, मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो यहां पर देखिए जो सिंबल जो है, वो जो साउंड हमारी च की साउंड है, जो च की साउंड है वो रिपीट हो रही है। वर्ड्स तो सारे के अलग अलग हैं, ठीक है ना? तो जब वर्ड्स चाहे अलग हो, लेकिन हम जब केवल साउंड की रिपीटेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? साउंड की रिपीटेशन की बात करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन की बात करते हैं। तो यहां पर हमने कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, है ना? तो च साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, वर्ड्स तो अलग अलग हैं, और जब वर्ड्स अलग अलग हैं तो यहां पर क्या है? एलिट्रेशन होता है। हैव यू गॉट इट? तो ये था हमारा एलिट्रेशन। ये म्यूजिकल इफेक्ट डालता है, क्या डालता है? म्यूजिकल इफेक्ट डालता है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन की हम बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन को हमने ऑलरेडी समझा दिया, और देखो ये आ गया दोबारा से यंग ट्रीज प्रिंटिंग, तो ये हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता ही दिया है ऑलरेडी। अब एक बात आती है, इंजमेंट जो होता है ये क्या होता है? इंजमेंट क्या है, एक बात को समझिए, इंजमेंट क्या है। देखिए पहले इस बात को देखिए, इसको पढ़िए आप। इंजमेंट, अच्छा ये जो है
इंजमेंट अभी अभी आगे आएगा। मैं आपको एक, ये देखिए, ये क्या है, ये एक पैसेज है आप लोगों का, तो यही मैं बता देता हूं इंजमेंट क्या होता है। यहां पर एक बात देखिए कि यहां पर ये लाइन खत्म हुई है, पोइम की लाइन यहां खत्म हो गई है, यहां कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी कि जो कोई भी आइडिया है वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। और जब कंटिन्यूअस चल रहा है तो लाइन तो चेंज हो गई, लेकिन वो आइडिया, वो डिटेल, वो एक्सप्लेनेशन क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। यहां पर कोई भी पॉज नहीं है, और पॉज नहीं है इसलिए यहां कोई भी क्या नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी कोमा या कोई भी फुल स्टॉप, यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। यानी कि इसके आगे ही ये लाइन है, लेकिन लाइन पोइम के हिसाब से बदल दी उन्होंने, लेकिन ये उसी लाइन का एक हिस्सा है, कंटिन्यू चलने वाला। अब यहां पर भी देखिए, क्या कोई भी पंक्चुएशन मार्क है, यहां पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी ये आइडिया, ये एक्चुअल अगर वैसे देखा जाए तो ये माने कि ये कंटिन्यू चलने वाली एक लाइन है, लेकिन लाइन 3 है। और देखिए पोइट्री जो है, पोइम जब लिखते हैं तो उसके बाद में यहां पर लगभग, अब यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर फ्राइडे के बाद कोमा नहीं है, अगली लाइन के अंदर मॉर्निंग दे दिया, और यहां पर यानी कि कंटिन्यूअस आइडिया, कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेशन चलता आ रहा है। और जब लाइन के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, यानी कि कोई आइडिया, कोई डिटेल, कोई एक्सप्लेनेशन, अगली लाइन में भी वही उसी का हिस्सा हो, कंटिन्यू चले, तो उसे ही हम इंजमेंट कहते हैं। हैव यू गॉट इट? तो यही था हमारा इंजमेंट, और यही हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस कहें या पोएटिक डिवाइस कहें, ये थे हमारे। तो धीरे धीरे जितने भी पोइम्स के अंदर, जिस लाइन्स के अंदर जितनी जितनी पोएटिक डिवाइसेज हुई है, हम सभी का इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे, और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है अलग से आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच का एक अलग क्लास, एक अलग वीडियो बनाकर डालेंगे। यहाँ केवल और हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि एक पोइम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच की। और अब हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, हम स्टंजा की बात करेंगे, और स्टंजा के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। तो आइए, हमारा जो फर्स्ट स्टंजा है वो यही है, और इसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर जो पोइट हैं कमला दास, वो उस मोमेंट को डिनोट कर रही है जब वो अपने घर से और कोचीन जो एयरपोर्ट है वहाँ जाने के लिए निकलती है अपने घर से अपनी मदर के साथ कार से। तो उस मोमेंट को, उस पल को वो एक्सप्लेन यहाँ पर कर रही है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जब मैं अपने घर से निकली, कहाँ के लिए, कोचीन के लिए, आई सॉ माई मदर, तो उस समय जो मेरी मदर, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी कार के अंदर, मैंने उसकी तरफ देखा। जो बैठी हुई कहाँ थी, बिसाइड मी, मेरी बगल में। डोज, अब यहां पर एक वर्ड आया है डोज, और डोज का मीनिंग होता है फीलिंग स्लीपी, यानी कि जिसे नींद आ रही हो, ठीक है। तो वो डोज यानी कि उसे नींद आ रही होती है। ओपन माउथड, उसकी जो मदर का अपीयरेंस यहां पर बताया गया है कि उसे नींद आ रही होती है। नींद पोइट को नहीं, ये उसकी मदर के बारे में है कि वो सो रही होती है, उसे नींद आ रही होती है। ओपन माउथ, उसका मुंह जो होता है वो खुला हुआ होता है। हर फेस एशन लाइक दैट, अब यहां पर एक वर्ड आया एशन, देखिए इस पर्टिकुलर वर्ड, हम हर फेस एशन लाइक दैट तो ठीक है, ये तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन तो आप समझ जाओगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ड एशन, तो देखिए एशन का मीनिंग क्या है, पेल है, वीक है, ठीक है ना। तो उसका जो फेस है एशन यानी कि पीला पड़ा हुआ था,
लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और कॉर्प्स का मीनिंग क्या है, डेड बॉडी। देखिए जब कोई भी इंसान डेड हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा जो शरीर है वो क्या, पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर एसन का मीनिंग क्या है, पेल से है, कि उसका चेहरा जो था वो एक डेड बॉडी की तरह पीला हो गया था, इस तरह मुझे महसूस हो रहा था। ये कौन कहती है, ये कमला दास यानी कि पोइट कहती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इस बात को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ मदर की इस तरह की एजिंग को देख करके, उनकी वीकनेस को देख करके, उनकी इस प्रकार की जो डिक्लाइन कंडीशन जो है उसको देख करके। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि अब वो ऐसा दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज्यादा एज्ड हो गई है, अब उसके अंदर बुढ़ापा आ गया है। तो ये जो था एक्सप्लेनेशन जो है, ये जो हम लाइन टू लाइन की बात कर रहे हैं, और इसको डिटेल में अगर पैसेज बना करके भी आपको लिखना है तो मैं वो भी आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं, इस बात को देखिए आप। इसका एक्सप्लेनेशन साथ साथ करते चलते हैं। हिंदी में मैंने आपको समझा दिया, मैं दोबारा से इसको लाइन में जो मैंने तैयार किया, देखिए एड्रेसिंग द रीडर, रीडर्स को, अंडरस्टूड सी बात है कि पोइम जब हम पढ़ रहे हैं तो रीडर्स को ही एड्रेस किया जाएगा। द पोइट शेयर्स हर एक्सपीरियंस अबाउट वन फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन शी वाज ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट इन द कोची, जब वो एयरपोर्ट जा रही होती है फ्राइडे मॉर्निंग को, उस समय के एक्सपीरियंस को उसने शेयर किया है। मूविंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के घर से वो जा रही होती है उस समय। हर एज्ड मदर वो सीटिंग बिसाइड हर इन द कार, उसकी जो एज्ड मदर होती है वो उसकी बगल में बैठी हुई होती है। सी नोटिस्ड दैट, तो उसने ये नोटिस किया, दैट हर मदर वो स्लीपिंग विद हर माउथ ओपन, तो उसने ये महसूस किया जो उसकी मदर है जो उसकी बगल में बैठी है वो सो रही है और उसका जो मुंह है वो कैसा है, ओपन यानी कि खुला हुआ है। हर फेस अपीयर्ड कलरलेस, और उसका फेस ऐसा कलरलेस यानी कि डलनेस छाई हुई है, एज इफ इट वर ए डेड बॉडी, मानो कि ये एक डेड बॉडी है। तो मैंने आप लोगों को एक एक लाइन हिंदी में वहां बता दिया, वही उसी का इंग्लिश वर्जन यहां पर मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है। रियलाइज्ड दैट हर मदर वॉज एक्चुअली वेरी ओल्ड, ये इस क्या था, ए सडन फियर एंड पेन ग्रिप्ड द पोइट, यानी कि उसकी इस प्रकार की कंडीशन को देख करके एक जो डर और जो पेन जो था उसने जकड़ लिया उस पोइट को, यानी कि उसमें डर की एक जो भावना थी वो आ गई। एंड सी रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज एक्चुअली वेरी ओल्ड, उसने ये महसूस किया कि अब उसकी जो मदर है ना वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई है। दिस ऑल्सो इंडिकेट दैट सी माइट पास अवे सून, और वो इस बात का इंडिकेट करती है, उसकी जो एज होती है, उसका जो अपीयरेंस होता है वो ये इंडिकेट करता है कि बहुत जल्द उसकी मदर इस दुनिया से चल बसेगी। दिस वॉज ए हार्ड टू एक्सेप्ट रियलिटी, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। एंड इट्स रियलाइजेशन वॉज अलार्मिंग, और इसका जो रियलाइजेशन था, इस बात को रियलाइज करना, स्वीकार करना, वो बहुत ही क्या था, अलार्मिंग का यहाँ चिंतित करने वाला था। सेम बात हमने एक एक लाइन बताई है, तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, क्वाइट सिंपल। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जनरेट होगा। अब यहां से क्वेश्चन क्या जनरेट होगा, क्योंकि इस तरह का आपको एक पैसेज मिलेगा, पैसेज आपको मिल गया, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से, लेकिन वहां आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना मिलेगा। एग्जाम में अगर एक्सप्लेनेशन मिल गया तो फिर तो आंसर ही मिल गया, इसलिए आपको इस तरह से क्या मिलेगा, ये पैसेज मिलेगा। और ये पैसेज के बाद डायरेक्ट आप लोगों के सामने आएगा क्या, डायरेक्ट आप लोगों के सामने आएगा ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं आपके पास। तो ये बड़ा सिंपल है। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द पोइट कमिंग फ्रॉम। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि पोइट आ कहां से रहा था, और इसी के अंदर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया वेयर वॉज सी गोइंग, यानी कि वो जो पोइट है वो कहां से आ रही थी और कहां वो जा रही थी। तो दोनों की दोनों बातें हमारी हो गई। देखिए पहली लाइन में हमारा आया है कि वो अपनी मदर के घर से आ रही थी और कोची एयरपोर्ट जा रही थी। तो क्वाइट सिंपल है कि द पोइट हैड गॉन टू हर पेरेंट्स होम टू विजिट देम, कि पोइट अपने घर पर आई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास, यानी कि वो कहीं अपनी जॉब कर रही होगी बाहर,
इसीलिए वो यहाँ क्लियर है कि सर वो घर से कोचिंग क्यों जा रही थी। हो सकता है कि नहीं बच्चों के दिमाग में ये आए कि सर वो घर है तो घर क्यों नहीं रहती, वो कोचिंग क्यों जा रही है अपनी मदर को लेकर के, और मदर को वहां बाय बाय करती है। तो ये एक इस तरह का एक आप लोगों के दिमाग में बन गया होगा, सर हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए कि ऐसा क्यों है। भाई ऐसा इसलिए है कि जैसे कोई भी जो बाहर जॉब करता है कोई भी, तो कुछ कुछ दिनों में अपने घर आते रहते हैं और घर वाले उनको फिर क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, ठीक है, या फिर बस स्टेशन, जो बस स्टॉप होता है वहां पर क्या करते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं। और वो जो बाय बाय का जिक्र किया था पोइट ने, वो उसी का किया था कि वहां पर वो उसको क्या करती है, बाय बाय करती है। हैव यू गॉट इट? तो ये इसीलिए कि वो अपने घर आई हुई थी। सी वॉज नाउ गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम वेयर सी हैड टू बोर्ड एन एरोप्लेन। अब वो वहां पर वहां से अपने घर से कोचिंग जा रही होती है, जहां से उसे बोर्ड का मतलब चढ़ना होता है, एरोप्लेन के अंदर चढ़ना, ठीक है। तो वहां से वो एरोप्लेन के जरिए फॉर हर जर्नी बैक होम, तो वो अपने घर से जो वापस वहां से एरोप्लेन से वो वहां उसे जाना होता है, ठीक है। तो फॉर हर जर्नी बैक होम, बैक होम अब क्लियर हुआ है। देखिए कि यहां जॉब का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, लेकिन यहां पर जो वो क्या कह रही है कि वो अपनी मदर के घर से बैक वापस अपने घर जा रही होती है। अब अपने घर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इस बात को समझिए कि वो अपने घर यानी कि देखिए वो अपनी मदर की बात कर रही है कि वो अपनी मदर से मिलने आए थे। देखिए लड़कियां क्या है, लड़कियां जब शादी होकर के अपने ससुराल चली जाती हैं, ठीक है, और शादी होकर के जब ससुराल चली जाती हैं तो कुछ कुछ दिनों के गैप में वो अपने घर आती है, मायके आती हैं, अपने मम्मी पापा से, अपनी भाई बहन से मिलते हैं। तो ये वो वाला एक्सप्लेन है कि वहां से वो एरोप्लेन के थ्रू वो अपने अपने ससुराल यानी कि अपने घर जा रही होती है, वो अपनी मदर से मिलने आई थी। हैव यू गॉट इट? जॉब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कि वो कहां जा रही होती है, क्यों जा रही होती है। अब इस चैप्टर में आपको बिल्कुल क्वाइट क्लियर हो गया कि वो कहां से आती है, कहां जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बच्चों, हु वॉज सीटिंग बिसाइड द पोइट एंड वाई। क्वाइट सिंपल है भाई, उसकी बगल में कौन बैठा था, तो उसकी बगल में कौन बैठा था, उसकी मदर बैठी थी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन किया गया बैठी क्यों थी, ठीक है भाई, क्यों, वो उसको वहां पर ड्रॉप करने के लिए जाती है, ठीक है, उसके साथ जाती है। देखिए द पोइट्स मदर वॉज सीटिंग बिसाइड हर इन द कार, कार में उसकी मदर जो होती है उसकी बगल में बैठी हुई होती है। द एल्डरली लेडी वॉज ट्रेवलिंग विद द पोइट टू कोचिन टू सी हर डॉटर ऑफ। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा सी ऑफ, सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब किसी को अलविदा कहना, किसी को ड्रॉप करना स्टेशन के ऊपर, ठीक है, किसी को छोड़ कर जाना, ये वाली जो सेंस होती है ये क्या होता है, सी ऑफ होता है। तो वो अपनी जो उसकी मदर होती है वो पोइट को सी ऑफ करने आती है, कहां पर, एट द एयरपोर्ट। क्वाइट क्लियर हो गया, सिंपल हो गया कि कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है और कौन उसके साथ है, सारी बातें क्लियर हो गई दोनों के दोनों क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस आपका बहुत ही ज्यादा क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में, चाहे वो पोइम हो और चाहे वो आपका चैप्टर हो। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने एक लेसन कंप्लीट कर लिया और उस बेस पर आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस मिले हैं। प्योर सीबीएसई बेस्ड आप लोगों के क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है द मदर्स हेल्थ, ये एमसीक्यू है। तो देखिए द मदर्स हेल्थ एज सजेस्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, मदर की जो हेल्थ है उसका जो स्वास्थ्य है जैसा कि इस एक्सट्रैक्ट में इस स्टंजा के अंदर सजेस्ट किया गया है, बताया गया है, वो है। और आगे ब्लैंक छोड़ दिया, इन चारों में से कोई एक भरना है। तो पहला ऑप्शन जो आप लोगों के सामने वो क्या है, ए कोज ऑफ कंसर्न फॉर द पोइट, पोइट के लिए एक चिंता का, कंसर्न का मतलब चिंता, कोज का मतलब कारण, एक चिंता का कारण है। हाँ सर ऐसा तो बताया गया था, लेकिन चलो ऑप्शंस और देखते हैं, फिर देखते हैं सुटेबल कौन सा होगा। ए रीजन टू बी केयर फ्री, भाई क्या उसकी हेल्थ ऐसी थी कि जिससे कि द मदर्स हेल्थ एज सजेस्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट इज ए रीजन टू बी केयर फ्री,
यानी कि उसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्या केयर फ्री होने का रीजन कि भाई उसने, भाई केयर फ्री कब होता है? केयर फ्री इंसान तब होता है किसी की हेल्थ को लेकर के, जब ये कहे कि भाई इसकी हेल्थ बिल्कुल टिप टॉप है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा रिलेटिव कोई भी है, हमारा भाई बहन मम्मी पापा दादा दादी कोई भी बीमार अगर है तो हम क्या रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है तो उसकी हेल्थ को लेकर के हम क्यों परेशान रहेंगे? तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अगला है एज बेस्ट एज इट कुड बी एट हर एज, यानी कि उसकी एज के अंदर जितना उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए था उतना है। कि भाई मान लीजिए कि उसकी दादी की जो भी एज है बहुत ज्यादा, यहां पर पर्टिकुलर एज का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मान लें कि हम 75 की एज थी और 75 एज के बंदे में जो अगर हम जितने भी एग्जांपल देखें तो सबसे बेस्ट हेल्थ जिनकी होती है 75 की एज में, क्या वैसी हेल्थ थी? ऐसा जिक्र किया गया है? सर भी नहीं किया गया। एज गुड एज द पोइट हैड एक्सपेक्टेड, क्या उतनी अच्छी उसकी हेल्थ थी जितना कि पोइट ने एक्सपेक्ट किया था? कि पोइट ने ये एक्सपेक्ट किया कि मेरी मदर की इस एज के अंदर इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए और वैसी थी? ऐसा भी कोई जिक्र नहीं किया गया। तो आपका आंसर आएगा ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द पोइट। पोइट ने अपनी मदर की हेल्थ को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी, उसने बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की है, इसी बात का जिक्र हमारे सामने आया है। तो ये इसी का आंसर आएगा आपका ए। क्वाइट सिंपल। चलिए अगला सवाल आपके लिए, और अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब हर मदर। पोइट ने अपनी मदर को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, किस तरह से उसके बारे में बताया है, क्या क्या चीजें उसके बारे में बताई हैं? तो देखिए द पोइट डिस्क्राइब्स हर मदर एज ओल्ड एज पेल, यानी कि पोइट ने अपनी मदर को एज ओल्ड एंड पेल, अपनी मदर को बहुत ही ज्यादा ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और उसके चेहरे पर या उसकी बॉडी को उसका अपीयरेंस बहुत ही पेल बताया है, पीलापन। क्लियर? वाइल सी डोज्ड ऑफ, जब वो सोई हुई होती है, डोज ऑफ का मतलब नींद आना, ठीक है, जब वो सोई हुई होती है, बिसाइड हर, उसकी बगल में यानी कि पोइट की बगल में, द मदर लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक ए कॉर्प्स, तो मदर जो थी वो इस तरह से दिखाई दे रही थी कि जैसे कि वो कोई क्या हो, कॉप्स हो यानी कि डेड बॉडी हो। फॉर हर फेस वॉज, फॉर क्योंकि उसका जो फेस था वॉज कलरलेस, भाई वो डेड बॉडी की तरह क्यों दिखाई दे रही थी? यहां फोर का मीनिंग यहां पर के लिए नहीं है, फोर यहां बच्चे रीजन को बता रहा है, यानी कि फोर का मतलब यहां पर है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि हर फेस वॉज कलरलेस, वो एक डेड बॉडी की तरह इसलिए दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका फेस जो था वो बहुत ही कलरलेस था। एंड सीम्ड टू हैव लॉस्ट द स्पार्क ऑफ लाइफ, और जीवन की जो स्पार्क, जो चमक होती है जीवन की, जो यंग जीवन जो होता है उसमें एक यूथ की जो चमक होती है, अब वो उसके जीवन में क्या हो गई थी? सीम्ड टू हैव लॉस्ट, कि वो उस चमक को, उस एनर्जी को, उस क्रिएटिवनेस को वो क्या कर चुका है, वो शरीर जो है, वो अपीयरेंस जो है, वो चेहरा जो है वो क्या खो चुका है, इसीलिए उसने उसको कॉर्प्स कहा है। तो ये बातें पोइट ने अपनी मदर के बारे में बताई है। हैव यू गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन, यानी कि वो पोइट जो होता है वो रियलाइज विद पेन यानी कि बड़ा दुखी होकर के क्या फील करता है, क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है। तो देखिए, या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट वरीड अबाउट द पोइट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, कि जब वो अपनी मदर की तरफ देखती है पोइट, तो क्या ऐसी चीज होती है जिससे पोइट वरीड हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो आंसर देखिए कि द पोइट रियलाइज्ड विद पेन, कि पोइट महसूस करता है
विद पेन यानी कि दुखी हो जाता है और दुख के साथ ही महसूस करता है ये बात, ये फैक्ट जान करके दैट हर मदर वॉज वेरी ओल्ड, कि उसकी जो मदर है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है। फ्रेल, देखिए यहाँ पर वर्ड आया है फ्रेल, और फ्रेल का मीनिंग है वीक। भाई फ्रेल का मीनिंग क्या है? वीक आया है, एक नया वर्ड मिल गया, तो यहाँ पर आप वीक लिख सकते हो कि उसकी मदर जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। सी अपियर्ड टू बी एज लाइफलेस एज ए कॉर्प, और वो ऐसा दिखती है, ऐसा अपीयरेंस हो गया उसका जैसा कि एक डेड बॉडी का होता है। यही चीज जो होती है उसको रियलाइज करवाती है पेन, यानी कि उसी चीज को लेकर के वो चिंतित तो हो जाता है और वो पेन यानी कि दुखी हो जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन है अगला हमारे पास। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला यहां पर क्वेश्चन है व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। अभी अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अभी अभी आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उसने क्या फील किया, परेशान, क्या मुसीबत को उसने, क्या सैडनेस को उसने फील किया, और वो सैडनेस जो आई थी वो क्या थी। अब यहां पर ये पूछा कि व्हाई वाज द रियलाइजेशन, उसने जो रियलाइजेशन किया, उसे जो आभास हुआ, उसने जो महसूस किया, वो पेनफुल क्यों था? वो पेनफुल क्यों था? क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाई वाज देयर पेन इन द पोइट्स रियलाइजेशन। पोइट के रियलाइजेशन में उसे जो आभास हुआ था, उस आभास में जो महसूस हुआ था, जो उसने रियलाइज किया था, उस रियलाइजेशन में दर्द क्यों था, दुख क्यों था, पेन क्यों था? तो क्वेश्चन ये आ सकता है या क्वेश्चन ये आ सकता है। आंसर देखिए, द पोइट्स रियलाइजेशन वॉज पेनफुल। पोइट का जो पोइट का रियलाइजेशन था, जो आभास था, वो दुख भरा था। बिकॉज, क्योंकि इट इंडिकेटेड द इम्पेंडिंग लॉस ऑफ हर बिलव्ड मदर। इम्पेंडिंग का मतलब एक बहुत बड़ा, जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कि एक बहुत ही ऐसा लॉस, ऐसा नुकसान जिसको क्या नहीं कर सकते, जिसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। एक ऐसा लॉस था किसका? ऑफ हर बिलव्ड मदर, उसकी अपनी बिलव्ड मदर। बिलव्ड का मतलब जिसे वो बहुत ही प्यार करती थी अपनी मदर को, उसका लॉस था, और वो लॉस बहुत बड़ा लॉस था। इसीलिए उसके रियलाइजेशन में क्या था? पेन था। बात समझ आई? क्लियर है? तो बच्चे, मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि एक्सट्रैक्ट्स को बड़े ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। सारे के सारे एक्सट्रैक्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि सर हर एक छोटी से छोटी बात, हर एक छोटे से छोटा वर्ड अब हमें क्लियर हो गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पोइम को पढ़ते किस तरह से हैं? सर हिंदी बता दो बस। हमें वर्ड, फ्रेजेस, आपको टीचर सारी बातें समझाता है, लेकिन आपके दिमाग में एक बात है कि सर एक हिंदी बता दो, एक कहानी टाइप में जो हिंदी वो बता दो। लेकिन और इसीलिए हमें क्या होता है, इस प्रकार के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनमें समस्या आने लग जाती है। क्लियर है? इसीलिए आपको मैं एक्सट्रैक्ट करवा रहा हूं, ठीक है? और बहुत ही जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं ताकि हर चीज आप लोगों की क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन अगला है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच। आ गया देखो, इसी क्लास की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों से फिगर्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया था। प्रीवियस क्लास के लास्ट में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच का जिक्र किया था। इस पोइम के अंदर जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उन सारों को हमने कवर कर लिया था, और यहां पर वही पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस। अब इन्होंने नीचे दिया कि कौन सी लाइंस के अंदर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो यहां पर लाइन इसने दी है कि व्हाट डज द फ्रेज एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स मीन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को, हालांकि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसने
और करके अगर मैंने बनाया है तो इसका मतलब आप, ये तो एक क्वेश्चन अलग हो गया, और ये क्वेश्चन है कि एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स का मीनिंग क्या है। ये हालांकि क्वेश्चन अलग अलग है, और इन दोनों क्वेश्चंस का यहां पर देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चंस अलग अलग बन सकते हैं, एक में दे दिया हमने। तो देखिए द फ्रेज एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, सबसे पहले तो ये बताइए क्या हम ये करवा चुके हैं कि लाइक जहां पर भी आता है, लाइक और एज से जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो क्या बनता है, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली बनता है। और ये हमने सबसे पहले करवाया था, और ये लाइन वहां पर देकर के आपको बताया था कि इस पोइम के अंदर लाइक आया हुआ है, और यहां पर जो एसन पीलापन जो है उसकी मदर का जो चेहरे का, उसको एक कॉर्प्स के समान बताया है, यानी कि डेड बॉडी के समान बताया है। और इन दोनों के अंदर कंपैरिजन इस लाइक से किया गया है, और इस लाइक से किया गया है, इसीलिए बच्चे यहां पर क्या है, शिमली है। ठीक है, अब ये बात आगे इसने ये पूछा है कि भाई इस फ्रेज का मीनिंग क्या है। तो इस फ्रेज का मीनिंग भी आप लोगों को देखिए क्या है इस फ्रेज का। एंड अब आगे इसी क्वेश्चन को इसने जोड़ दिया कि यहां पर इसने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया, और इससे आगे इसने ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पोइम के अंदर जो एक्सट्रैक्ट आएंगे आप लोगों को, वो एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना करके अगर पूछ सकता है एक ही क्वेश्चन, तो इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। एक एक है तो ये अलग अलग का बन गया। ठीक है, आगे क्या कहा गया, एंड इट मीन्स, और इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बार आ लिया। देखिए द मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल ग्लो, कि जो मदर का जो चेहरा है उसने सारी की सारी जो ग्लो थी, जो चमक थी, जो रौनक थी चेहरे की, जो जवानी के अंदर जो रौनक होती है चेहरे के अंदर। देखिए जवानी के अंदर हम अपने चेहरे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी केयर करते हैं। ठीक है ना, और वो उस समय ही क्या करती है, हमारा जो चेहरा होता है वो ग्लो करता है ना, फेशियल करवाना है। ठीक है, लड़कियां मेडिक्योर पेडिक्योर पता नहीं क्या क्या होते हैं, जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं और मेरे चेहरे को ऐसा करना है, मेरे चेहरे को ऐसा करना है ना, वो सारी की सारी चीजें ब्यूटी पार्लर पर जाती हैं, और बहुत सारी जो क्रीम्स हैं, जो आर्टिफिशियल चीजें जो बढ़ाती हैं, बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो एस्थेटिक्स का मतलब जो सौंदर्य शास्त्र को से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन अब वो सब कहते हैं ना कि ये जो देखभाल है हमारे शरीर की हम कब करते हैं, हम जवानी में करते हैं। बुढ़ापे के अंदर वो जो चमक होती है, वो चाहे कितनी भी क्रीम लगा लें, कितने भी आप मेडिक्योर पेडिक्योर चाहे कुछ भी करवा लें, लेकिन वो जो ग्लो है वो घटना ही है। ठीक है भाई, तो अब वो कह रहे हैं कि अब उस समय जो ग्लो होता है वो सारा का सारा लॉस्ट हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। एंड वो लाइफलेस लाइक ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह लाइफलेस यानी कि निर्जीव दिखने लगता है। यही इस फ्रेज का, इस लाइन का मीनिंग है। और इसके अंदर अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारा, ये इसमें सिमली है, ये हम करवा चुके हैं। हर एक चीज आपकी क्लियर होगी, बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, इसमें कोई और क्वेश्चंस बचा है तो ये है एक और क्वेश्चन है इसमें। एक और क्वेश्चन क्या है देखिए, द एक्सप्रेशन एज ओल्ड एज सी लुक्ड इज बेस्ट पैराफ्रेज्ड बाई। अब ये जो द एक्सप्रेशन एज ओल्ड एज सी लुक्ड इज बेस्ट पैराफ्रेज्ड बाई हर एंड इज नियर, यहां ऑप्शन दिए गए। अब ऑप्शन यानी कि एज ओल्ड एज सी लुक्ड, ये जो लाइन आई है कि वो इतनी ओल्ड जितनी की वो दिख सकती है, जितना ज्यादा ओल्ड हुआ जा सकता है उतनी ओल्ड वो दिखती है। ये बात पैराफ्रेज्ड का मीनिंग है कि ये इनमें से कौन सा मीनिंग जो है इसके मीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से निकालता है। तो चलो इसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट है हर एंड इज नियर, उसका एंड जो था वो नियर था। हर फेस इज फुल ऑफ रिंकल्स, उसका जो चेहरा था, रिंकल्स क्या होते हैं, रिंकल्स वही बात होती है कि अभी अभी मैं बात कर रहा था कि जवानी में चेहरा चमकता हुआ होता है, ग्लो करता हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा
तो झुर्रियां पड़ने लग जाएंगी इस स्किन में, और उन झुर्रियों को क्या कहते हैं, रिंकल्स कहते हैं। ठीक है, सभी के अंदर होना है, वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। बुढ़ापा जब आएगा तो ये सारा का सारा ग्लो जो है वो खत्म होना है। तो हर फेस इज फुल ऑफ रिंकल्स, उसका चेहरा जो था वो झुर्रियों से भर गया था। क्या ये बात है? सी इज ऑफ एन एक्सट्रीमली राइप ओल्ड एज, वो बहुत ही ज्यादा राइप। राइप का मीनिंग, राइप का वैसे तो मीनिंग होता है पकना। जब फ्रूट जो होता है कोई भी वो पक जाता है, और जब किसी भी पेड़ के अगर कोई फ्रूट पक जाता है तो वो अपने आप अपनी जगह छोड़ देता है, गिर जाता है उस पेड़ से, यानी कि। तो यहां पर सी इज एन एक्सट्रीमली राइप, यानी कि ओवर राइप। ठीक है ना, राइप होता है उसके बाद ओवर राइप होता है, और जब ओवर राइप होता है तभी वो गिरता है। ठीक से, ठीक है भाई। ओल्ड एज हो गई थी, और सी इज द वाइजेस्ट पर्सन आई नो, या फिर वो सबसे वाइजेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानता हूं। तो सी इज ऑफ एन एक्सट्रीमली राइप ओल्ड एज। अब एज ओल्ड एज सी लुक्ड, अब यहां पर जो हमने बातें की है कि हर एंड इज नियर, देखिए, और ये तो हमारा रिंकल्स की बातें नहीं हुई, और सी इज द वाइजेस्ट पर्सन आई नो, उसकी कोई समझदारी की बात नहीं हुई। यहां पर सिर्फ और बात हुई है कि उसका एंड नजदीक है ऐसा भी महसूस होता है, और सी इज ऑफ एन एक्सट्रीमली राइप ओल्ड एज। तो इसका सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि आप इसको सी इज एन एक्सट्रीमली राइप एंड ओल्ड एज, बहुत ज्यादा ओल्ड एज हो गई थी, ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां देखिए एक्सट्रीमली राइप वगैरह की बात नहीं की, ओल्ड एज की बात तो की गई है, लेकिन इस एक्सट्रीमली राइप की बात नहीं की। और एक्सट्रीमली राइप का मतलब अपनी जगह छोड़ देना, मैंने कहा फ्रूट्स का एग्जांपल देकर, और अपनी जगह छोड़ देने का मतलब जीवन छोड़ देना। तो देखिए अभी इस पोइम के अंदर वो क्या नहीं हुई है, अपनी जगह छोड़ी नहीं है, छोड़ने वाली है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है यहां पर समझने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ये वाला कर देंगे, और एक ये, क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन है, ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो सर ऐसा भी तो है और ऐसा भी है। देखिए जब इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो दोनों ऑप्शंस आपको नहीं कर सकते, और आप इस बात के लिए हो सकता है आप आपकी क्लास में तो इस तरह की बहसबाजी कर लो टीचर से कि सर नहीं इस ऐसा भी जिक्र किया गया है, लेकिन इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही माइनर लेवल पर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा इज एंड इज नियर, यानी कि वो मरने वाली थी, उसका एंड जो है वो बिल्कुल नजदीक आ रहा था। एज ओल्ड एज सी लुक्ड का मीनिंग यही है। क्लियर है? तो ये हमारा जो था क्वेश्चन, अब ये खत्म है। मेरे ख्याल से अगला पैसेज आपको ये मिलेगा, और ये जो पैसेज है इसकी बात हम करेंगे हमारी अगली क्लास में। यहीं इसको रोकते हैं। जितने भी इसके पैसेज हैं बच्चों, सारे के सारे पैसेज इसी तरीके से आप लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए द ईजीपी क्लासेस के साथ। ठीक है, और कमेंट करना यानी कि फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।